Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्वीज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने फिर लेके हाजिर हुई हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का पॉलिटी, और आज का हमारा चैप्टर जो होगा वो होगा दूसरा। तो अभी तक आपने मेरे वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 3 to 5 आपका ईवीएस और मैथ कंप्लीट हो चुका है, क्लास 6 का साइंस सोशल साइंस भी कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लेके चल रही हूँ आपका पॉलिटी का सेशन। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। चैनल पे अभी तक आप हमारे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इन वीडियोस के अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वहां पे स्टडी स्क्वीज ही आप सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मैं इसे स्किप करते जाऊंगी। कुछ वर्क आपको भी करना है, कुछ वर्क मैं कर रही हूँ। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये है सेकंड, और इस चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यानी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य पर सरकार क्या क्या वर्क कर रही है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, इसके लिए सरकार जो है क्या क्या चीज मुहैया करा रही है जनता को अपने देश में, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आपको डीपली से डीपली नॉलेज लेना है तो। और बढ़िया से एक नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नोट्स तैयार कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसका समाधान जरूर करूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने के लिए एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ पर उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये फिगर दिया गया है ताकि बच्चे इसे समझ सके। पेडागोजी सेशन से भी इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ लाइन दी गई रहती है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को हेल्प मिल जाता है कि हम आज के चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, और टीचर को भी कुछ रिकॉल मिल जाता है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ओके, और चूंकि बच्चों को जो है और फिगर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए एनसीईआरटी बुक जो है वो अपने बुक में बदलाव करके एनसीएफ के द्वारा और इसमें कुछ फिगर को भी सम्मिलित कर लिया है, जिससे बच्चों को बुक जो है बिल्कुल रोचक लगे। ओके, अब है स्वास्थ्य क्या है। ये सरकार की तरफ से स्वास्थ्य क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ ही स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें।
सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ओके, आगे मैं बढ़ लेती हूँ। साइड में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाइएगा, नहीं तो वीडियो हो जाएगा काफी लंबा, फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दी जाती है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम एवं द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। इसको मैं बिल्कुल छोटा कर दे रही हूँ, छोटा करने की जरूरत तो है नहीं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके और अच्छे से पढ़िएगा जरूर। मैं बढ़ती हूँ आगे। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा एवं ब्लड बैंक आदि, जो मरीज को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं का व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। ओके, और यहाँ पे साइड में देख ले रहे हैं, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधा नहीं है। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। ओके, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आती हूँ यहाँ पे। समझने की जरूरत है इस चैप्टर में। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने एवं पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपने जनसंख्या की एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारे अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ठीक है, सरकारी अस्पताल में मरीज को अक्सर ऐसी लंबी लाइनें में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है, फिगर के दौरान दिखाया गया है। हाकिम शेख की कहानी, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा जरूर। मैं ये समझ के चलिएगा कि मैम ने मुझे टास्क दिया है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है। ओके, होमवर्क समझ के आपको ये काम करना है, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। वीडियो से सुन लेने से आपको कुछ नहीं होना है जब तक आप पेन और कॉपी उठा के बढ़िया से नोट्स नहीं तैयार करोगे। ठीक है, मैं तो आप लोग की हेल्प कर रही हूँ कि आपको बुक खरीदने की जरूरत न पड़े। कुछ पॉइंट जो है, जो आपसे छूटा होगा, मिस होता होगा, मैं उन सबको इस चैप्टर कंप्लीट कराने के दौरान आप सभी को बताती हूँ। अब इलाज का खर्च, ये तो एक स्टोरी जैसी दी गई है, आपको इच्छा करे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में जब डालूंगी उसमें आप देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। मैं आ रही हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ पे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी में आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं सीटेट में खास तौर पे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ते जाइएगा और नोट्स तैयार करते जाइएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्रों व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों जैसे साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसा एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। तो उसको तो जरूर पढ़िएगा और उसके बाद इसको पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाती है। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने की अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। ओके, और ये इसको भी आप स्क्रीनशॉट हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा जरूर। मैं इसे छोटा कर दी। ओके, ये आप लोग के लिए टास्क है, कीजिएगा जरूर। अब बढ़ती हूं मैं आगे। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहोगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्तियों के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए और वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। ओके, अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय जिसे RMP कहते हैं मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से कुछ बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि।
ऐसी दुकानें भी है जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। ठीक है, साइड में आप इसको फिगर में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाइएगा। अब आती हूं मैं यहाँ पे, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है। ठीक है, अब आती हूँ यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? अब आती हूँ यहाँ पे, हम भारत की ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। यदि शहरी क्षेत्र में केंद्रित है, इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। ठीक है, इसको कवर कर ले रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहां तक संभव प्रत्येक के चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पे लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और इनका कहना क्या है ऐसे कह के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आती हूं मैं यहाँ पे, तथ्य यह है कि जनसंख्या की 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए इनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चों से उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं, जहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है, अब इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन आधारभूत सुविधा पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 3 में उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। केरल का अनुभव, इसको भी अब हम लोग कवर कर ले रहे हैं।
1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतों अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इन प्रयत्नों के बाद कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों में कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जाने। तो ठीक है, तो केरल का अनुभव जो था इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती हूँ यहाँ पे, कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसके लिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने के लिए सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक भाग जरूरी है। तो इनसे तो सीटेट में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कोस्टारिका से। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इनके जितने यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ से आगे आपको अभ्यास जो आपको खुद करना है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर एक वीडियो में बिना इसको किए हुए आप समझिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये रिकॉल है। जो चैप्टर पढ़ने के दौरान आपसे छूट जाता है या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, वो अगर क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो आपको फिर से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये ज़रूर है। और शब्द संकलन इसको भी देख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर शब्द संकलन दिखाया गया है और यहाँ पे बता दिया गया है कि हर एक शब्द का क्या अर्थ है। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो आप लोग को पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके, और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।